हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक परिवार में 3 नंद संतरी, जामुनी और अंगूरी रहा करती थी। संतरी अपनी चालाकी के कारण काम नहीं किया करती थी। जामुनी बेचारी कम दिमाग की थी, जितना समझती थी उसका उल्टा ही काम किया करती। और तीसरी मोटी और नाटी होने के कारण काम करके भी नहीं कर पाती थी। इन सब चीजों में उनकी भाभी फ्रूटी तीनों से बड़ी परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन फ्रूटी की कमर की नस चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उठ तक नहीं पाती। वो अपने पति चीकू को बुलाकर कहती है, सुनिए चीकू जी, आज सुबह उठते ना मेरे कमर की नस चढ़ गई, मुझसे काम नहीं होगा। आप अपनी बहनों से कह दीजिए कि आज घर का काम संभाल ले। ठीक है, मैं जामुनी, संतरी, अंगूरी से कह देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, तीनों मिल बांट कर काम कर लेंगी। चीकू अपनी बहनों के पास जाकर उनसे कहता है, सुनो तुम तीनों, तुम्हारी भाभी की कमर की नस चढ़ी है। मैं डॉक्टर को भेज दूंगा और शाम को आऊंगा। तो आज तुम तीनों खाना पीना संभालना और अपनी भाभी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं रखूंगी कोई ख्याल व्याल, जरूर नाटक कर रही होगी भाभी। ठीक है भैया, मैं ख्याल रखूंगी भाभी का। और मैं भी। ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ अब। चीकू डॉक्टर को अपने घर भेजकर ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्रूटी का चेकअप करके उसे दवाई देकर चले जाते हैं। अब अंगूरी को भूख लगने लगती है, तो वो अपनी बड़ी बहन संतरी को कहती है, दीदी मुझे भूख लग रही है, कुछ तो बना दो तुम। मैं क्यों बनाऊं? तुम दोनों ही बना लो, क्योंकि तुम दोनों को खाना है। मैं तो वैसे भी फ्रूट्स खाकर बैठी हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही। और तुम्हें पता है मैं वैसे भी डाइटिंग पर हूँ। तो क्या दीदी, हम सब फिर भूखे बैठे रहे? अरे आप डाइटिंग पर हो, हम सब नहीं है, हमें तो खाना दे दो। मैंने बोला ना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम दोनों को आता तो है, बना लो खुद। अरे मैं भी क्या इनके मुंह लग रही हूँ, एक नंबर की कामचोर है ये, कितना मर्जी कह लो काम नहीं करेंगी। संतरी दीदी काम को चोरी करके करती हैं क्या? लेकिन मैंने तो इनको कभी काम करते हुए नहीं देखा। हाँ हाँ, तुझसे ये काम करवाती रहेगी, खुद तो कभी करेगी नहीं, कामचोर कहेगी। तू वो सब छोड़, ऐसा कर पूरा घर धो दे, साफ सुथरा लगेगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ। और मैं जाकर खाना बना देती हूँ। इतना बोलकर संतरी अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगती है और अंगूरी खाना बनाती है। इसी के साथ जामुनी पूरे घर को धोने के लिए पाइप से घर के कोने कोने में पानी डाल देती है और कहती है, पाइप से पानी डालूंगी तो घर जल्दी साफ हो जाएगा। झाड़ू पोछे से करती रहूंगी तो पूरा दिन साफ सफाई करने में ही चला जाएगा। ऐसा करती हूँ, कमरे में पाइप से पानी डाल देती हूँ, धूल मिट्टी खुद ही बाहर आ जाएगी। ये बोलकर जामुनी ऐसा ही करती है, जिसके बाद सारे पर्दे, सोफे सब भीग जाते हैं। पूरे घर में पानी ही पानी भर जाता है। फ्रूटी अपने कमरे में पानी लेने के लिए बैठ जाती है और उसे जमीन पर बहुत सारा पानी दिखता है, जिसके बाद वो बोलती है, हे भगवान, ये कमरे में इतना पानी कहाँ से आ गया? किसने किया ये सब? अंगूरी को बुलाती हूँ। अंगूरी, संतरी दीदी, जामुनी, अरे कहाँ हो आप सब? ये पानी कैसे आया यहाँ पर इतना सारा? उसकी आवाज सुनकर अंगूरी और संतरी आती हैं और संतरी बोलती है, अरे क्या हो गया भाभी, क्यों घर को सर पर उठा लिया? बेड पर पड़े पड़े भी आपको चैन नहीं है। अरे ये पानी कहाँ से आ गया? मैंने तो देखा ही नहीं, ये तो कमरे के बाहर भी है। अरे यही पूछने के लिए तो आप तीनों को यहाँ बुलाया है, ये पानी कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। भाभी क्या हो गया, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? अंगूरी कमरे में आकर बोलती ही है कि तभी वो आकर फिसल जाती है। अरे राम, मर गई मैं। भाभी आपके कमरे में इतना पानी कहाँ से आ गया? अरे दीदी आप गिर गई, अरे इन्हें उठाइए, मैं तो इन्हें उठा भी नहीं पाऊंगी। संतरी अंगूरी को उठाकर भाभी के पास ही बैठा देती है और बोलती है, जरूर ये काम उस जामुनी का होगा। उसे घर धोने को कहा था अंगूरी ने कि झाड़ू पोछा कर देगी, लेकिन वो कम दिमाग की, उससे उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं। अरे यार, मुझे लगा था सही से काम कर देगी, पर मैं तो भूल ही गई थी, जामुनी तो बस जामुनी ही बनकर रहेगी। दीदी आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पहले आप उनको रोकिए और पानी बंद करवाइए। कहाँ से होगा? मैं नहीं करूँगी कोई सफाई वफाई। जामुनी के पास चले जाओ, वरना मेरे कमरे में भी बाढ़ आ जाएगी। संतरी नल बंद करके जामुनी के पास आ जाती है और उससे पाइप छीन लेती है, जिसके बाद वो उसे सुनाते हुए बोलती है,
ए जामुनी, तू पागल है क्या? घर को ऐसे कौन धोता है? पाइप से हर जगह पानी पानी कर दिया। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अंगूरी ने जो बोला था वही तो किया। एक तो तुम लोग भाभी की हेल्प नहीं करते और मैं करती हूँ तो मुझे भी सुनाते हो। कुछ हफ्तों बाद फ्रूटी खाना बना रही होती है और उसके हाथ आटे में सने होते हैं। तभी वो बोलती है, ओहो, मैं तो भूल गई सब्जी में नमक डालना। अब क्या करूं? हाथ धो लेती हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? वो अंगूरी क्या है ना, मेरे हाथ खराब हैं, तो तुम सब्जी में नमक डाल दोगी? मैं डालना भूल गई। भाभी, मैं कर दूंगी, डोंट वरी। अंगूरी, तुम कैसे कर पाओगी? डब्बा ऊपर रखा है और तुम टेबल पर नहीं चढ़ पाओगी। हे भगवान, ये इतनी मोटी है, मुझे नहीं लगता इससे होगा। भाभी, हो जाएगा। इतना बोलकर अंगूरी स्टूल पर चढ़कर जैसे ही नमक का डब्बा उतारने लगती है कि मोटे होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिर से गिर जाती है और रोते हुए बोलती है, हाय भाभी, मैं तो गिर गई, लग गई मुझको। मुझे पक्का पता था कि ये फुटबॉल सी ना जरूर गिरेगी। अरे इतनी मोटी है ये, मैं खामखा इससे उम्मीद लगाए बैठी थी। ननन के नाम पर तो मेरे कर्म ही फूट गए हैं। एक से बढ़कर एक मिली है। पता नहीं इनके भैया इन्हें कैसे झेलते हैं। दीदी, मेरा हाथ पकड़िए, उठ जाइए। फ्रूटी इतना बोलकर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है तो अंगूरी उठने के लिए उसके हाथ को खींचती है। इतने में वो फ्रूटी को भी नीचे गिरा देती है, जिससे दोनों चिल्लाते हुए बोलती हैं, अरे अंगूरी, ये तुमने क्या किया? मुझे भी अपने साथ ले डूबी। अरे भाभी, हटो ना, मुझे और क्यों पिचका रही हो? उठती क्यों नहीं? हाँ, कर रही हूँ उठने की कोशिश। हे भगवान, मर गई, मेरी कमर टूट गई। जैसे तैसे दोनों उठ जाती हैं। ऐसे ही शाम को फ्रूटी मार्केट चली जाती है। उसके पीछे से एक अंकल आंटी उससे मिलने आते हैं, जिसके बाद आकर वो फ्रूटी को आवाज लगाते हैं। लेकिन संतरी मना कर देती है कि फ्रूटी घर पर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी फ्रूटी की गैर मौजूदगी में तीनों नंदे उन मेहमानों का आव भगत करती है और जामुनी बोलती है, अरे अंकल आंटी आए हैं, इन्हें कुछ खाने पीने को तो दे दो। दे दे ठंडा गरम जो मांग रहे हैं। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। जामुनी उनके पास जाती है और बोलती है, अंकल, आप ठंडा लोगे या गर्म? बेटा, ठंडा ही ले आओ कुछ पीने को। इतना बोलकर जामुनी फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल लाकर उन्हें देती है और बोलती है, लीजिए अंकल, ठंडा पानी। बेटा, कभी बाहर वालों को ऐसे पानी नहीं देते, गिलास में देते हैं। अच्छा आंटी जी, मैं अभी गिलास मंगवाती हूँ। अंगूरी, जरा 2 गिलास में पानी तो ले आना। उसकी आवाज सुनकर अंगूरी पानी के गिलास लेकर आती है और उन आंटी को दे ही रही होती है कि तभी उसे अपने पैरों के पास कॉकरोच दिखाई देता है, जिससे वो सारे पानी के ग्लास लेकर उन आंटी के ऊपर गिर जाती है और अंगूरी के वजन से आंटी बिल्कुल बेचक जाती है और कहती है, अरे मोरी मैया, बचाओ कृष्ण कन्हैया, आज कहीं मैं दबकर आपके ही पास ना आ जाऊं। अरे अंगूरी बेटा, उठ जा मेरे ऊपर से। जामुनी, संतरी, तुम दोनों ही मिलकर मुझे उठा दो, वरना आंटी हमेशा के लिए उठ जाएंगी। मैं खुद से नहीं उठ पा रही। तभी दोनों मिलकर उसको उठाती है। तब संतरी कहती है, आंटी जी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ खाने के लिए लाऊं, नमकीन वगैरह? हे राम, इन बहनों से तो भगवान ही बचाए मुझे। अगर इनसे अब कुछ खाने के लिए मांगा तो ये मुझे खाने में अब मिर्च ला के दे देंगी। यहाँ से निकलो। नहीं नहीं बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। हाँ, चलते हैं। दोनों मेहमान वहाँ से वापस चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें फ्रूटी मिलती है। वो उसे सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनकर फ्रूटी भड़क जाती है और शाम को चीकू के ऑफिस से आने पर वो उसको बहनों की सारी हरकत बताते हुए कहती है, यार, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी बहनों से। एक से बढ़कर एक है, किसी काम की नहीं है। सबसे बड़े वाली, वो अपनी तोंद निकाले घूमती रहती है पूरे घर में। दूसरे नंबर की संतरी दीदी, वो 1 नंबर की कामचोर है। और तीसरी, जब वो काम करने लगती है तो बेचारी के सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं बता रही हूँ, मेरे बस की नहीं है इन सबको झेलना। उनकी शादी करवाओ और उनको अपने अपने घर भेजो और मुझे खुश रहने दो। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं तीनों के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो उनको हैंडल कर सके और खुश रखे। चीकू फ्रूटी की बात पर गौर करके 6 महीने में अपनी बहनों के लिए लायक लड़का ढूंढने लगता है
और तीनों की शादी एक साथ करवा देता है। वो दोनों मिलकर संतरी के लिए सबसे ज्यादा चालाक लड़के को ढूंढकर उससे उसकी शादी करवाते हैं और दूसरी की ज्यादा समझदार वाले लड़के से शादी करवाते हैं ताकि वो उसे समझ सके। तीसरी बहन की शादी वो लंबे और पतले लड़के से करवाते हैं ताकि वो उसके हर काम को इजी कर सके। और इस तरह वक्त के साथ भैया भाभी और तीनों नंदे अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। पीयूष अपने दोस्त कुणाल को सुबह सुबह कॉल करता है और उससे बोलता है, अबे वो लोमड़ी अभी तक सो रहा है क्या? तो क्या करूं, तेरी तरह मॉर्निंग वॉक के बहाने सुबह सुबह जल्दी उठकर लड़कियों को देखने जाऊं? अबे साले पागल है क्या? मैं लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कियां मुझे तारती हैं और वैसे भी मैं हूँ ही इतना स्मार्ट। अच्छा ठीक है, बोल क्या काम है? यार मैं कब से बोल रहा हूँ एक बार मिल ले उस लड़की से, मगर तू है कि मेरी बातों को इग्नोर करे जा रहा है। साले तुझे कितनी बार बोला है वो सही नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का। यार तू एक बार मिल तो ले उससे, और जब तू उससे मिलेगा ना तो तू खुद बोलेगा कि यार यही तेरे दोस्त के लिए परफेक्ट है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। देखना वेखना नहीं है, तू शाम को सेलेक्ट सिटी रेस्टोरेंट में मिली हो। अच्छा ठीक है, तू फोन मार दियो मुझे, मैं निकल लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, आज टाइम से आ जाइयो यार मेरी खातिर। अबे साले तेरी खातिर ही आ रहा हूँ, वरना मैं कौन सा कसम लग रहा हूँ उसका। पिटेगा बहुत। ऐसे ही शाम को दोनों दोस्त रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तभी पीयूष कुणाल से बोलता है, यार मुझे ना उस लड़की से सच्चा वाला प्यार हो गया है, और तुझे पता है वो बहुत ही धार्मिक है, संस्कार तो कूट कूट कर बने हैं उसमें। करती क्या है वो? सेवा। मतलब ये कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। वाह, आज के टाइम में भी ऐसी लड़कियां हैं। वही तो यार, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं। किस्मत वाला नहीं, वो तेरा काट कर चली जाएगी और तुझे पता भी नहीं लगेगा। यार वो ऐसी लड़की नहीं है, रुक उसको फोन करता हूँ। कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं। घूम रही होगी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ। चुप कर यार। तभी पीयूष उसको कॉल करता है और बोलता है, बेबी कहाँ हो तुम? ओह ठीक है, तुम आराम से आना। क्या हो गया जो आराम से आएगी? बताया था ना तुझे कि वो बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। वो हमसे मिलने आ रही थी कि रास्ते में एक कुत्ते के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर गई है। अबे ओ, तेरा ना अच्छा वाला कटेगा, इतना अच्छा कोई नहीं होता यार। वो देख आ गई मेरी अदिति। अदिति सिंपल सा सूट पहनकर, माथे पर बिंदी और बड़े बड़े झुमके पहनकर कुणाल और पीयूष से मिलती है। कुणाल अदिति से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और अदिति हैंडशेक करने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। ये देखकर पीयूष खुश होकर बोलता है, देखा भाई, ये है मेरी अदिति। भाई देख रहा हूँ तेरी अदिति को। अच्छा तो तुम हो कुणाल। पीयूष से काफी सुना है तुम्हारे बारे में, तुम उसे हमेशा कहते हो कि वो मुझसे दूर रहे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं शक्ल से झूठी नजर आती हूँ? अरे सच बताऊं, मुझे अभी भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तुम जैसा खुद को दिखा रही हो वैसी हो नहीं। कोई बात नहीं कुणाल, अभी तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो ना, इसलिए ये सब बोल रहे हो। जब जान जाओगे फिर नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। थोड़ी देर बाद वो तीनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और रात को कुणाल अपने कमरे में बेड पर लेटे लेटे खुद से बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, तभी तुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो लड़की ठीक नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दोस्त को उस लड़की के प्यार के दलदल में फंसने नहीं दूंगा। मुझे उस पर नजर रखनी होगी, वो कब क्या करती है, कहाँ जाती है, ये सब। पीयूष तू बहुत सीधा है यार, वो लड़की तुझसे नहीं तेरे पैसे से प्यार करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कुणाल के घर पर पीयूष आता है। पीयूष कुणाल को शादी का कार्ड देते हुए बोलता है, यार मेरी शादी है 15 दिन बाद, तो तू मेरे साथ ही रहेगा। तू जल्दबाजी नहीं कर रहा यार, तू गलत सोच रहा है। यार रुक जा, अभी शादी मत कर, मुझे टाइम दे, मैं उस लड़की को एक्सपोज कर दूंगा। यार अब बहुत हो गया तेरा, मैं तुझे समझा रहा हूँ मगर तू मानता ही नहीं। कोई नहीं यार, देख ली तेरी यारी। थोड़ी देर बाद वहाँ से पीयूष चला जाता है और उसके जाते ही कुणाल के घर पर अदिति आती है और कुणाल से बोलती है, कुणाल तुम क्यों मेरे और पीयूष के प्यार के दुश्मन बने बैठे हो? अरे मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। 15 दिन बाद हमारी शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम हंसी खुशी हमारी शादी में शामिल हो जाओ। अदिति मुझे माफ कर दो, क्या पता मैं बहुत ओवर सोच रहा था, हो सकता है मेरा शक गलत है। और हाँ, तुम दोनों भी अब टेंशन ना लो, शादी की तैयारियां करो अब।
मतलब अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। और हाँ, पीयूष को बता देना कि मेरी जॉब लग गई है। सच में? हाँ, अब मैं तुम्हारे होने वाले पति की तरह बिजनेसमैन तो हूँ नहीं। कोई बात नहीं, टाइम का किसे पता है, क्या पता तुम भी एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पीयूष अदिति की शादी की सभी रस्मों को बड़े ही रीति रिवाजों के साथ किया जाता है, जैसे हल्दी, मेहंदी। ऐसे ही शादी वाले दिन अदिति बड़े ही प्यार से दुल्हन की तरह और पीयूष राजकुमार की तरह तैयार होकर जयमाला के लिए स्टेज पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। तभी वहाँ एक अभिषेक नाम का लड़का आता है और बोलता है, रोक दो ये शादी। सभी लोग हैरानी से अभिषेक की ओर देखते हैं। तभी अभिषेक बोलता है, पीयूष, जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो, तुम उसको कितने समय से जानते हो? क्या मतलब है? जो पूछा है वो बताओ। यही कुछ 5-6 महीने। और मैं इसका एक्स रह चुका हूँ। हाँ, तो इसने मुझे बताया था कि कैसे तुमने इसको धोखा दिया था। तुम इसके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हो और मुझे पता है सब। एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स पति। क्या? पीयूष ये झूठ बोल रहा है। मैं बताता हूँ सब। एक समय में अभिषेक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। वो और अदिति एक साथ लव रिलेशनशिप में थे। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से बड़ी धूमधाम से शादी कर लेते हैं। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। अदिति आए दिन अभिषेक से महंगे महंगे गिफ्ट्स मांगा करती, किटी पार्टीज किया करती, क्लब वगैरह जाया करती और तो और ड्रिंक्स भी किया करती। धीरे धीरे उसका ये शौक आदत बन जाता है और ऐसे ही एक दिन अभिषेक को बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिससे उसको अपना घर बेचना पड़ता है। और उस दिन अदिति अभिषेक से बोलती है, अभिषेक, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्या हुआ? तुम मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती? तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना भी तो चाहिए। तुम खुद तो रोड पे आ चुके हो, मेरा खर्चा क्या खाक उठाओगे? मैं फिर से सब ठीक कर दूंगा। नहीं, बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम मुझको ये लेटर लिख के दे दो कि तुम मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती हो, और उस पे अपने साइन भी कर देना। ठीक है, उसके बाद मुझे अपनी एक गरीब सी शक्ल ना कभी मत दिखाना। तभी अभिषेक अपनी और अदिति की शादी की फोटोज और अदिति के हाथ का लिखा हुआ लेटर दिखाता है, जिसके बाद पीयूष बोलता है, तुम इतनी घटिया औरत हो। छी, देख ली इस नागिन की सच्चाई, और कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है। मगर अभिषेक को इस शादी के बारे में पता कैसे लगा? मतलब ये सब क्या और कैसे? मैं बताता हूँ। कुणाल की कंपनी में नई नई ज्वाइनिंग थी। तभी उसकी मुलाकात वहाँ अभिषेक से होती है। दोनों एक साथ खाया पिया करते, बातें करते और बातों ही बातों में अभिषेक कुणाल को अपना पास्ट बताता है और अपनी पत्नी यानी अदिति की फोटो दिखाता है, जिससे कुणाल को अपने दोस्त को बचाने का मौका मिल जाता है और वो शादी वाले दिन ही अभिषेक को लेकर आता है। तो मैडम जी, ऐसे पहुंचा है अभिषेक यहाँ तक। इस तरह सारा सच जानने के बाद पीयूष सबके सामने अदिति को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है और अपने दोस्त कुणाल से माफी मांगता है, जिसके बाद वो अभिषेक को धन्यवाद देता है और दोनों दोस्त एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। रुद्र अपने ऑफिस में बैठकर अपने ख्यालों में खोता हुआ गाने गा रहा होता है। तू आजा बस तेरी कमी है। रुद्र को अकेले में गुनगुनाता देखकर उसका दोस्त शिवाय उसके पास आकर बोलता है, हाँ भाई, किसकी कमी है? मैं तो यही हूँ। अबे यार, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी अपनी ये मनुष्य शक्ल दिखाकर। मैं बस ख्यालों में अपनी बीवी का घूंघट उठाने ही वाला था कि तभी तेरी आवाज कानों में पड़ी और ये घूंघट के नीचे तेरा चेहरा आ गया सामने। अबे साले, इतनी ही जल्दी है घूंघट उठाने की, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? हाँ, करूंगा शादी। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। जैसे ही कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी, बस फिर चट मंगनी और पट ब्याह। ऐसी कौन सी हूर की परी ढूंढी जा रही है जो अब तक मिली ही नहीं? अरे मेरी बीवी कोई सुपर रोमांटिक हॉट सी होगी। अब ऐसी लड़की मिलने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा चल, अब काम कर ले, वरना बॉस तेरा सारा रोमांस यही निकाल देगा। दोनों दोस्त अपने अपने काम में मग्न हो जाते हैं और शाम होने पर जब रुद्र घर आता है तो उसकी माँ सुजाता उसको पानी देते हुए बोलती है, ले बेटा पानी पी, और साथ ही तेरे लिए खुशखबरी है। क्या माँ, जल्दी बताओ।
तेरे लिए एक लड़की मिल गई है, पूर्वी नाम है उसका, और हम कल ही उसके घर जाएंगे। ओ माँ, आई लव यू। मैं ना जाकर तैयारियां कर लेता हूँ कि कल क्या पहनकर जाना है। रुद्र इतना कहकर कमरे में चला जाता है और उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर सुजाता बोलती है, राम राम, आजकल के बच्चे, इनको शादी की कितनी जल्दी होती है। अगली सुबह दोनों माँ बेटे तैयार होकर पूर्वी के घर आते हैं, जहाँ उसकी माँ सीमा उनका स्वागत करती है। सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं और पूर्वी नाश्ते की ट्रे लेके आती है। उसको देखने के बाद सुजाता बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी दिखने में तो बहुत सुंदर है। अरे दिखने में ही नहीं, मन की भी बहुत सुंदर है। घर के सारे काम करना बखूबी जानती है। मेरे जज्बातों का भी ध्यान रखे बस। रुद्र, घर पर तो बड़ा उछल रहा था, अब कुछ नहीं पूछेगा? वो आपको मूड बनाना, सॉरी मेरा मतलब खाना बनाना आता है? जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बनाना जानती हूँ, जो आप नहीं बोल पाए ना वो भी। यार ये कितनी औसम है। बहन जी, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देते हैं। जी बहन जी जरूर, हम पंडित जी से बात करते हैं और शुभ मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। दोनों परिवार रुद्र और पूर्वी का रिश्ता जोड़ देते हैं। अगले दिन रुद्र ऑफिस में बैठा पूर्वी के ख्यालों में खोया हुआ बोलता है, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। रुद्र को एक बार फिर से ख्यालों में खोया देखकर शिवाय उसके पास आकर बोलता है, भाई तू ऑफिस काम करने आता है या अपने ख्याली पुलाव पकाने? शिवाय शिवाय, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरी शादी होगी और शादी की पहली रात। बस बस संभाल अपने जज्बात। तुझे शादी की जल्दी है या शादी के बाद की पहली रात की? अरे भाई दोनों की। पता है मैंने कितनी प्लानिंग की है उस रात के लिए, कैसे स्टार्ट होगा एंड ऑल। अच्छा मुझे भी बता, क्या क्या सोचा है? अपनी पहली रात के बारे में तुझे क्यों बताऊं? भाई मैं बस तेरे जज्बात जानना चाह रहा हूँ ताकि तुझे सही राय दे सकूं। अच्छा तो सुन, मैंने सोचा है सबसे पहले मैं कमरे में जाऊंगा और बड़े ही प्यार से उसका घूंघट उठाऊंगा। फिर वो शर्माते हुए मेरी तरफ देखेगी और बड़े ही प्यार से बोलेगी, रुद्र जी दूध पी लीजिए, माँ जी ने दिया है। अच्छा आगे? फिर मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगा। अच्छा फिर? हाँ साले, फिर करके सब जानना है तुझे। बाकी के जज्बात मैं अपनी बीवी के साथ शेयर करूंगा, समझा? चल अब काम करने दे। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। मैं भी कोई वेला नहीं हूँ जो तेरी बकवास सुनता रहूं। रुद्र अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो दूसरी तरफ उसकी माँ को पूर्वी की माँ का कॉल आता है, जो उनकी शादी अगले हफ्ते करवाने का मुहूर्त बताती है। दोनों ही घर वाले शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। शादी वाले दिन दोनों परिवार बड़ी धूमधाम से रुद्र और पूर्वी की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद पूर्वी का ससुराल में स्वागत होता है और सुजाता उसे कमरे में लेके जाती है, जहां रुद्र की दूर की मौसी आशा घूंघट में बैठी पूर्वी के पास आकर बोलती है, बहू, मेरी बहन सुजाता के घर में तुम्हारा स्वागत है। सच्ची तू बहुत भाग्यशाली है। मेरी बहन बहुत अच्छी सास है, हमेशा तुझे एक बेटी की तरह रखेगी। क्या जीजी, आप भी ना जहाँ मौका मिलता है मेरी तारीफ करना शुरू कर देती हो। बस भी करो, अब बच्चों को अकेला छोड़ दो, रुद्र भी आता ही होगा। सुजाता के इतना कहते ही रुद्र कमरे में आता है और अपनी माँ और मौसी को देखकर बोलता है, यार ये माँ और मासी भी ना यूं नहीं अपने कमरे में जाकर आराम करें। लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बहू, आ गया तेरा पति। अब हम दोनों बुढ़िया को जाना पड़ेगा, वरना ये मन ही मन हमें गालियाँ देता रहेगा। अरे नहीं मासी जी, बैठिए, जितना देर बैठना है बैठिए, आपका ही घर है। पर बीवी तो तेरी है ना, और शादी की पहली रात अपनी माँ और मासी को ऐसे अपने कमरे में देखकर गुस्सा तो आया ही होगा। बोल बोल, आया ना? अरे मासी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? बुढ़िया निकल ना, मेरी शादी की पहली रात क्यों बर्बाद करने पर तुली है? और एक मेरी माँ भी ना, यूं नहीं ले जाए इनको यहाँ से। आशा दीदी चलो, अब बहुत देर हो गई है, बच्चे भी थक गए होंगे। ठीक है दीदी, चलो। दोनों रुद्र के कमरे से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद वो कमरे का दरवाजा बंद करके घूंघट में बैठी पूर्वी की तरफ बढ़ता है और उसके करीब जाकर जैसे ही उसका घूंघट उठाने वाला होता है, तभी जोर से दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर वो मन में बोलता है, आ रहा हूँ। ये कौन है जिसको इस टाइम भी चैन नहीं है? मेरी सुहाग रात के दुश्मन, रुक अभी बताता हूँ तुझे। रुद्र जैसे ही दरवाजा खोलता है,
सामने उसकी माँ दूध का ग्लास लिए खड़ी थी और वो उससे बोलती है। अरे हट सामने से। बहू, ये दूध का गिलास है, तू भी पी लियो और इस नालायक को भी दे दियो। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लियो, मैं यहीं बगल वाले कमरे में हूँ। जी जरूर माँ जी। अगर उसको किसी चीज की जरूरत होगी तो वो मेरे से बोलेगी ना। माँ, पति हूँ मैं उसका, इसी कमरे में रहूंगा तो बगल वाले में आपके पास क्यों आएगी? अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, कर ले दरवाजा बंद। रुद्र दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेते हुए बोलता है। चलो, दूध भी आ गया, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं पूर्वी के पास जाता हूँ। रुद्र एक बार फिर घूंघट में बैठी पूर्वी के करीब जाता है और उसका घूंघट उठा के बोलता है। पूर्वी जी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू रुद्र जी। रुद्र उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी पूर्वी उसे रोकते हुए बोलती है। 1 मिनट रुद्र जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पति हूँ मैं आपका, मैं ही करूँगा आपकी मदद। बोलिए क्या करना है। वो मेरा जूड़ा है ना, बहुत टाइट है, प्लीज आप उसमें से 1-2 पिन निकाल दीजिए ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं आपका जूड़ा खोल देता हूँ। रुद्र पूर्वी के सर से जूड़ा पिंस निकालने लगता है। वो पिंस निकालते हुए पूर्वी के बाल खींचने लगता है, जिस पर वो रुद्र से बोलती है। अरे रुद्र जी आराम से करिए ना, ऐसे कौन करता है, आप तो मुझे गंजाई कर देंगे। अरे अब मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ, दर्द तो होगा ही ना, थोड़ा झेल लो, कुछ देर का दर्द है, फिर देखना कितना रिलैक्स फील होगा आपको। फिलहाल तो इस दर्द से मेरी जान जा रही है, आराम से करो रुद्र जी। अच्छा अब ठीक है। दोनों की ये सब बातें दरवाजे पर खड़ा शिवाय सुन रहा होता है, जो बोलता है। ओहो, भाई तो छा गया, अपने जज्बातों पर अच्छे से काम करवा रहा है। इतना बोलकर शिवाय वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ रुद्र पूर्वी के बालों को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, जिसके बाद पूर्वी खुद को आईने में देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है। ये क्या किया आपने, एक काम बोला था वो भी सही से नहीं कर पाए, और एक जूड़ा तक नहीं खुला आपसे, निकलो मेरे कमरे से, मुझे नहीं मनानी कोई सुहाग रात। नहीं बेबी, प्लीज एक मौका दे दो, मैं अभी सही कर देता हूँ, इस बार अच्छे से खोलूंगा। अरे कुछ नहीं खुलवाना मुझे, निकलो बाहर। बेचारे रुद्र को शादी की पहली ही रात अपने जज्बात बताने से पहले ही उसकी नई नवेली पत्नी पूर्वी ने कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उसके वो सभी जज्बात धरे के धरे रह गए। नैना बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की थी, जो पेशे से एक वेडिंग प्लानर थी। उसके परिवार में उसके पिता महेश सिंह और माँ काजल थे। उसके माता पिता उसको इस काम के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि उसको कभी कभी लोगों की वेडिंग प्लान करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा नाराज रहते थे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नैना को वेडिंग प्लान करने के लिए इस बार मुंबई जाना पड़ता है, जहां जाकर वो शेफाली अरोरा से मिलती है, जिसकी वेडिंग प्लान करने के लिए नैना वहां आई होती है। हाय, आई एम नैना, योर वेडिंग प्लानर। ओह, माय फेरी टेल प्लानर। या श्योर, फेरी टेल ही मिलेगा आपको, इफ यू वांट दैट। गुड, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम सेम स्टेज पर होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यू नो, ये मेरी फेरी टेल वेडिंग है। उसका कीवर्ड है लग्जूरियस, एक्सपेंसिव। यस, आई नो वेरी वेल मैम। एंड वन मोर थिंग, रीचेक द गेस्ट लिस्ट। तुम्हें पता है, जो तुम्हें फॉरवर्ड की थी उसमें से मैंने अपने कुछ गेस्ट के नाम क्रॉस कर दिए हैं। बट वाई? बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी फेरी टेल वेडिंग में कोई बुढ़े अंकल आंटी आए। आई डोंट लाइक देम। ओह ओके, जैसा आपको ठीक लगे मैम। कुछ देर बाद वहाँ शिफाली का होने वाला पति अयान और उसका छोटा भाई विहान आ जाते हैं और कहते हैं, हे बेबी, क्या हो रहा है? नथिंग बेबी, बस हमारी वेडिंग से रिलेटेड कुछ बातें हो रही थी। विहान नैना की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, भाभी ये कौन है? She is my fairy tale planner. ओह वाओ, कितनी प्यारी है, एकदम बिल्कुल परी जैसी। वक्त बीतता जाता है। विहान शादी की तैयारियों में हेल्प करने के बहाने नैना को छुप छुप कर देखता रहता और उससे बात करने की कोशिश करता, पर नैना उसे इग्नोर कर दिया करती थी
पर विहान तो बस नैना के प्यार में पागल सा हो चुका था। वो सारा दिन फिरकी की तरह बस उसके आगे पीछे घूमता रहता। ऐसे ही एक दिन वो छुपकर नैना को देख रहा होता है कि तभी नैना की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर बोलती है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? योर ब्यूटी मिस नैना। पागल हो क्या? बेशक, और तुम्हें देखकर तो दीवाना भी हो गया हूँ। मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम्हें कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत देर से देख रही थी। क्या दिमाग तो सही है तुम्हारा? भला मैं क्यों देखूं तुम्हें? मैडम, अभी तो बोला आपने मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम्हें। अरे मैं जानता हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तुम्हारी भी क्या गलती है? ये बकवास तो हर कोई कर लेता है वैसे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नैना शिफाली की हल्दी के लिए उसका फार्म हाउस बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर देती है। सारे लोग येलो ड्रेस पहने होते हैं। शिफाली को हल्दी लगती है और कुछ ही देर बाद विहान भी हल्दी लेकर नैना के पास आता है और उसके गालों पर लगा देता है, जिससे नैना गुस्से से उसे कहती है, अरे तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि कवारी लड़कियां हल्दी नहीं लगाती? अरे कोई नहीं, मैंने ही तो लगाया है। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम दूसरों की शादी करवाती हो, चलो इसी मंडप में तुम मुझसे शादी कर लो। होश में तो हो ना? अरे मजाक था स्वीटहार्ट। ऐसे ही अगले दिन मेहंदी की रात होती है। शेफाली को मेहंदी लगाई जाती है और नैना को अपना काम करते करते रात हो जाती है। वो अपना काम खत्म करके अपने घर जा ही रही होती है कि तभी विहान उसके पास आकर कहता है, नैना रुको। फिर कोई मस्ती सूझ रही है तुम्हें? तो मिस्टर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। पागल लड़की, मैं ये बोल रहा था कि रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक्स मिस्टर विहान, बट मैं चली जाऊंगी। पागल लड़की, चुपचाप चलो मेरे साथ। बोला ना, चली जाऊंगी। इतना बोलकर नैना वहाँ से चली जाती है और सुनसान रास्ते में कुछ लड़के उसको छेड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ विहान आ जाता है और उन लड़कों की खूब पिटाई करता है। साथ ही नैना से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी मुझे माफ कर दो। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। थैंक यू विहान। थैंक यू नहीं पगली, वो आई लव यू बोलो। आई लव यू टू, बहुत सारा। ऐसे ही नैना और विहान दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगता है और अगले दिन शिफाली की शादी का दिन आ जाता है। नैना बहुत ही आलीशान तरीके से वेडिंग पैलेस को डेकोरेट करती है। लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर बस नैना के ही गुणगान करते रहते हैं। ये सब होता देख शिफाली को नैना से बहुत ज्यादा जलन होती है और वो नैना को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए कुछ सोचती है। कुछ ही देर बाद जब नैना और विहान अपने कुछ रोमांटिक पल एंजॉय कर रहे होते हैं और जहां विहान ने नैना को हक किया होता है कि तभी शेफाली वहां से गुजर रही होती है। वो ये सब देखकर शोर मचाना शुरू कर देती है। शेफाली की आवाज सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद शेफाली बोलती है, ओह माय गॉड, तो ये है तुम्हारा राज। ऐसे ही तुम लोगों की वेडिंग्स प्लान करके खूबसूरत लड़कों को फंसाते हो। क्या मतलब है आपका मैम? तुम जैसे डाउन मार्केट लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा लड़का देखा नहीं कि मक्खन की तरह फिसलने लगती हो। भाभी, मैं और नैना एक दूसरे से प्यार करते हैं। शट अप, इसका कोई स्टेटस भी है? भाभी क्या कमी है इसमें? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता विहान, क्या पता इसने वेडिंग प्लान करते करते कितने लोगों को फंसाया होगा ऐसे। प्लीज मैडम, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेचारी हूँ। बहुत हो गया आपका। और शट अप यू, तुम लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत हो गया आपका अब। कैरेक्टर लेस लड़की हो तुम एकदम। शेफाली की बातें सुनकर लोग नैना के बारे में गलत सोचने लगते हैं और अलग अलग बातें बनाते हैं कि तभी विहान कहता है, बस बहुत बोल लिया आप सबने। शेफाली भाभी, आपको शर्म नहीं आती?
एक लड़की होकर किसी लड़की के बारे में ऐसा बोलते हुए। मैं पूछता हूँ, गले मिलने से आप लोग किसी भी लड़की को जज कैसे कर सकते हो? और रही बात नैना की, तो मैं और नैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज मैं इस बात को साबित करके ही दिखाऊंगा। बस करो विहान, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इनको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। तुम प्यार हो मेरा और तुम्हारी बेइज्जती यानी मेरी बेइज्जती। आज मैं इन सब लोगों का मुंह बंद करके ही रहूंगा। इतना कहकर विहान नैना की मांग में सिंदूर भर देता है और सभी के सामने उसके साथ 7 फेरे लेकर गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बना लेता है। साथ ही शेफाली और बाकी सभी लोगों के भी मुंह बंद हो जाते हैं। कीरत एक झल्ली लड़की थी जो हमेशा ही खेला कूदा करती थी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन काली पड़ गई थी, जिसके चलते सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसके परिवार में उसके पिता राजेश और मां नीता उसकी इन हरकतों से काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन कीरत अपने कॉलेज कैंटीन में अपनी दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। उसकी साइड वाली टेबल पर एक कपल बैठा हुआ था और वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की गर्दन पर बड़े ही प्यार से किस कर रहा था, जिसे देखकर वो अपनी दोस्त मानसी से कहती है, यार देखना, इसका बॉयफ्रेंड कितना रोमांटिक है। हाँ यार देखना, वो लड़का उस लड़की की गर्दन पर कितने रोमांटिक स्टाइल में किस कर रहा है। हाय, मुझे कब मिलेगा ऐसा कोई? तुझे तो इस जन्म में कोई मिलने से रहा। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि तेरी गर्दन काली है। रुक जा तू, मैं बताती हूँ तुझे, काली है मेरी गर्दन है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। थोड़े ही समय बाद कीरत की दोस्त मानसी की शादी हो जाती है और कीरत उससे मिलने जाती है। आखिरकार मिल ही गया तुझे तेरा रोमांटिक हीरो। हाँ हाँ, और तू बता, तेरा क्या हाल चाल है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर ऐसी झल्ली सी बनकर घूमती रहेगी ना, कोई लड़का क्या, कोई गुड्डा भी तुझे पसंद नहीं करेगा। मानसी उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है और वहाँ उसे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े दिलाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद मानसी कीरत को ब्यूटी पार्लर ले जाती है। वहाँ उसके चेहरे और उसकी गर्दन पर फेशियल, ब्लीच, वैक्स, डी-टैनिंग ये सब कुछ करवाती है, जिससे उसके चेहरे पर तो काफी ग्लो आ जाता है, लेकिन उसकी गर्दन अभी भी काली की काली ही रहती है, जिसे देखकर मानसी कहती है, हाय, ये क्या हो गया? क्या हुआ मानसी? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तेरी गर्दन काली ही पड़ी है। ये सब क्या है? ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए मैम, हो सकता है कि इनकी अंदर की स्किन थोड़ी सी डैमेज हो। तो उससे क्या होगा? तो मैम, इसका तो आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मानसी वहाँ से उसे ले जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मानसी उसका एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है और उस पर एक फेक पिक लगाकर खुद एक लड़के से बात करना शुरू कर देती है। उस लड़के का नाम विकी होता है और एक दिन वो उसे मिलने एक कैफे में बुलाती है और कीरत को जाकर ये बात बताती है। साथ ही वो कीरत को उस लड़के विकी से मिलने भेज देती है और दोनों कैफे में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। हाय कीरत, आई एम विकी। हेलो, आई एम कीरत। तो तुम ही हो वो लड़की जो मेरे साथ मीम शेयर करते हुए बात करती हो? हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें इतना हंसाती है। कीरत, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। अरे बस बस, अब इतनी झूठी तारीफ भी मत करो। अरे मैं सच कह रहा हूँ। वैसे खैर छोड़ो, तुम कुछ अपने बारे में बताओ ना। विकी को कीरत की काली गर्दन से कोई दिक्कत नहीं होती और वो उससे बहुत सारी बातें करता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं
शादी के बाद उसकी सास विमला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो रोज ही कीरत को कोसा करती और उसे ताने मारा करती। ऐसे ही एक दिन उनके घर विमला की कुछ दोस्त उससे मिलने आती हैं। अरे बहू, देख मेरी कुछ दोस्त आई हैं, जरा इनके लिए कुछ लेकर तो आ। जी माँ जी, अभी लाई। तभी कीरत ट्रे में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आ जाती है। जैसे ही ट्रे रखकर वो जाने लगती है, तभी विमला की दोस्त उसकी काली गर्दन देखकर कहती है, छी, अरे विमला, तेरी बहू की गर्दन कितनी काली है। अरे विमला, ये कैसी बहू पसंद कर ली तूने अपने लिए? अरे मैंने नहीं यार, ये तो मेरे बेटे ने इससे लव मैरिज करी है। के? उस छोरे ने भी यह पसंद आई? इतनी काली गर्दन आली, कदे कोई टोना टपका तो ना करा इसने? पता नहीं यार, मेरे तो भाग ही फूट गए ऐसी बहू घर में लाकर। अब राम ही बचाए इससे। वो सभी मिलकर ऐसे ही उसकी बुराई करते हैं। कीरत कोने में खड़ी होकर उन लोगों की सारी बातें सुनती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब उसका पति विकी घर लौट आता है तो उसकी रोती हुई सूरत देखकर उससे पूछता है, अरे कीरत, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? विकी, तुम्हारी माँ और उनके दोस्त मिलकर हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं। तुम ही बताओ ना, आखिर मैं क्या करूँ इस गर्दन का? कीरत, तुम लोगों की और माँ की बातों का बुरा मत मानो। अरे उनका क्या है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। और मैंने तुमसे प्यार किया है और शादी की है, माँ ने या लोगों ने थोड़ी की है। पर विकी, परवर कुछ नहीं, बस अब तुम ज्यादा मत सोचो और हंस के दिखाओ। कीरत विकी की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है। समय बीतता जाता है, लेकिन उसकी सास उसे रोज ही डांटती और उसे कोसती रहती, जिसके कारण उनके घर में आए दिन दोनों सास बहू के बीच लड़ाई हुआ करती। ऐसे ही एक दिन कीरत इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके जाने लगती है। तब उसका पति विकी उसे रोकने की कोशिश करता है। कीरत, तुम कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ विकी, क्योंकि मैं अब तुम्हारी माँ के तानों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। विकी के लाख कहने पर भी कीरत वहाँ नहीं रुकती और अपने माता पिता के घर चली जाती है, जहाँ उसके माता पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तू रो क्यों रही है? पापा, वो मेरी सासू माँ। तब कीरत उन्हें सब कुछ बताती है, जिसके बाद उसके पिता राजेश कीरत से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तूने जो किया सही किया। अब तू ये बता, तू क्या चाहती है? मैं अपनी गर्दन का ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, जिससे मैं लोगों को दिखा सकूं कि आखिर मैं क्या हूँ। हाँ जरूर बेटा, मैं तुरंत तेरे अमेरिका जाने का बंदोबस्त करता हूँ। वहाँ जाकर तू अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा लेना। कीरत अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए अमेरिका चली जाती है और ट्रीटमेंट के बाद उसकी गर्दन बिल्कुल ठीक हो जाती है। वापस आकर वो मॉडलिंग करने लगती है। थोड़े ही समय में उसका काफी नाम हो जाता है। तो वहीं उसका पति विकी उसकी याद में बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसकी माँ को ये सब देखकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो कीरत के पास उससे माफी मांगने जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैंने तुझे कितना सताया। तुझे पता है, तेरे जाने के बाद विक्की का बहुत बुरा हाल था। ना वो खाता था ना पीता था, बस तेरे ही ख्यालों में वो खोया ही रहता था। याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है माँ जी। बेटा, अब पिछली बातें भुलाकर तू मेरे साथ घर चल। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ बेटा। कीरत सभी पुरानी बातें भुलाकर वापस अपने पति विकी के पास चली जाती है। कीरत को देखते ही विकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये काली गर्दन वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी गर्दन इसी तरीके से काली हो और वो ऐसे ही अलग अलग नुस्खे अपनाती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।